नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें देते देते मैंने सोचा चला जाए थोड़ा निचली अदालतों का भी रुख किया जाए, खास करके उन मामलों को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस हाई कोर्ट पूरे देश के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए गाइडलाइंस बनाते हैं, निर्देश पास करते रहते हैं। तो दिल्ली में आईटीओ से निकलकर 30 हजारी या पटियाला कोर्ट तक या बगल में हाई कोर्ट तक ये निर्देश पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते हैं तो उस पर कितनी कार्रवाई होती है, उससे समस्या का समाधान मिलता है या चीजें और जटिल हो जाती हैं। तो इसी बात का जायजा लेने के लिए आपका लोकप्रिय कानूनी चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर इस बार रुख किया दिल्ली की निचली अदालतों की तरफ। जो मिला उसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे, हतप्रभ हो जाएंगे। ऐसे कई मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं जिला मैजिस्ट्रेट तक, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है? डेडलाइन भी सेट है, बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट ने टॉर्चर को लेकर, कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर जो निर्देश पास किया, उस पर करेंगे हम दिल्ली के थानों का भी दौरा और जानेंगे कि कितनी तब्दीलियां आई हैं। पॉस्को को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई है उसकी भी डेडलाइन खत्म हो गई, करेंगे हम उसकी भी बात, करेंगे हम उसकी भी समीक्षा। इधर एक्यूज्ड को चार्जशीट दी जाए, इस पर जो दिशा निर्देश आए हैं, जो जजमेंट आए हैं, वह कितना प्रभावी हो रहा है, कितना लागू हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और हम करेंगे बात इस बात की भी कि अगर चार्जशीट फाइल करने में नए बीएनएस के अनुसार जो पीरियड सेट है उस पर अगर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही तो जो मैजिस्ट्रेट से कहा गया है कि आप सवाल पूछिए आईओ से, आप सवाल पूछिए पुलिस से, आप इस पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कीजिए, उस पर भी कितनी कार्रवाई हो रही है हम जानेंगे, समझेंगे इन बातों को। लेकिन फिलहाल आज हम चलते हैं दिल्ली की निचली अदालतों की तरफ और पता करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ पेंडेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, खास करके जब इस रोग की समीक्षा की गई थी तो कोर्ट ने यह पाया कि पेंडेंसी का बहुत बड़ा कारण 138 एनआई एक्ट, चेक बाउंस जिसको आप कहते हैं, उसके नंबर्स, हाई पेंडेंसी उसी के कारण है, कोर्ट पे वर्कलोड उसी के कारण है, और उससे जो रूटीन के कोर्ट के काम हैं या जो जरूरी काम हैं, बेल, सरेंडर, ट्रायल, जजमेंट, वो काफी सफर हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से एक दिशा निर्देश तैयार किया और कहा कि पेंडेंसी खत्म की जाए और कार्रवाई भी दिल्ली की अदालतों में हो रही है। पेंडेंसी के बारे में अभी कुछ भी कहना, कितनी कार्रवाई हुई, क्या सफलता मिली, क्या स्पीड है, बहुत जल्दीबाजी होगी। इसके लिए तो हमें करना होगा इंतजार। लेकिन हाँ, जो एक संवेदनशील मसला उछल कर आया है, सामने आया है, वह यह है कि कहीं चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दूबे बन के वापस तो नहीं आ गए। कहीं मियां जी नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे तो उनके गले नहीं पड़ गए। मसलन हम चले थे पेंडेंसी कम करने, पेंडेंसी कम हुई या नहीं हुई, होगी या नहीं होगी, इस फार्मूले से यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो दूसरे जरूरी काम हैं, बेल, सरेंडर, ट्रायल, क्रिमिनल केसेस में जहां
विचाराधीन कैदी है, वो बंद है, उसके फैसलों पर फर्क तो जरूर आ गया। पूरे अदालत परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। रीडर से लेकर, कोर्ट क्लर्क से लेकर, कोर्ट स्टाफ से लेकर मैजिस्ट्रेट साहबान लोग परेशान हैं। अब इस हालत में यह जो फॉर्मूला है वह क्या कहता है, इससे हमें पेंडेंसी से कितनी निजात मिलेगी? चलिए थोड़े दिन के लिए जनता सफर भी कर ले तो लॉन्ग टर्म में जनता को इसका क्या लाभ होने वाला है, या यह फॉर्मूला भी और फॉर्मूले की तरह पिटकर रह जाएगा। और फॉर्मूले की तरह पिटकर रह जाएगा मेरा कहने से मतलब है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ आए तो उन्होंने बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कोर्ट में डिजिटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसके पीछे मंशा थी कि डिजिटाइल कि ये कोर्ट का जो कंप्यूटरीकरण है, जो डिजिटल कोर्ट्स हैं, जो फाइलिंग्स हैं, जो वर्चुअल हियरिंग्स हैं, ये सब पेंडेंसी को कम करने में और जस्टिस त्वरित आधार पर जल्दी देने में, पेंडेंसी को खत्म करने में सहायक साबित होगा। लेकिन इसके परिणाम उल्टे साबित हुए, कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ गई। तो उसी तरह से यह जो नया फॉर्मूला है इसके बारे में हम जानते हैं। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। अब यहां पर आपको रुकने की जरूरत है। मैं आपसे कह रहा हूं रुकिए रुकिए रुकिए। क्यों रुकिए? क्योंकि मैं रुक गया जब मैं सुप्रीम कोर्ट से निकलकर निचली अदालतों का चक्कर लगा रहा था। मैं हक्का पक्का रह गया, तो आपको भी रुकना पड़ेगा। खास करके अगर दिल्ली की किसी निचली अदालत में आपका कोई केस लग गया है, भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, और आपको बेल चाहिए, आपको सरेंडर करना है, अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दिल्ली की अदालत में इस समय जो हो रहा है वो मैंने पिछले 30 साल में नहीं देखा। दिल्ली की अदालतों पर 6,50,000 केसेस का बोझ है। जजेस परेशान हैं, कोर्ट स्टाफ हैरान है। इवनिंग कोर्ट शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, और जो सबसे खतरनाक बात है, कि इन सब के कारण बेल और अर्जेंट मैटर्स में दिक्कतें आ रही। आज हम समझेंगे कि इन दिक्कतों के पीछे कौन सा तूफान है और इसका असर आप जैसे मुवक्किल पर कैसे पड़ने वाला है। देखिए, यह सारी कार्रवाई, यह बात शुरू होती है 25 सितंबर 2025 से। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में संजीव ताड़ी वर्सेस किशोर एंड बोरकार एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिससे पूरे देश की अदालतों में, खासकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई में तहलका मच गया। कोर्ट ने क्या कहा था इस जजमेंट में? संजीव ताड़ी वर्सेस किशोर एस बोरकर में कोर्ट ने कहा कि देश की अदालतों में सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस का पेंडेंसी इतना बढ़ गया है कि यह अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन डाल रहा है जुडिशियल सिस्टम पर। सेक्शन 138 क्या है? यह है चेक बाउंस का लॉ। जब कोई चेक बाउंस हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो यह क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए, इस पर भी बात चल रही है कि इसको क्रिमिनल से सिविल ऑफेंस में तब्दील कर दिया जाए। वह एक अलग मसला है, वह देश की संसद पर निर्भर करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, चेक बाउंस हो गया, 138 का मैटर है, क्रिमिनल है, तो और भी तो बहुत सारे क्रिमिनल मैटर हैं, इससे कौन सी आफत आ गई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही सवाल पूछे और इसकी तह में गया, तो पता चला कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में अकेले 6,50,283 पेंडिंग केसेस हैं सेक्शन 138 के। यह दिल्ली की टोटल ट्रायल कोर्ट पेंडेंसी का
अकेले 50%। इधर साइबर क्राइम के कारण दिल्ली की अदालतों में क्राइम की बारह लगाई हुई है। कोई किसी की अकाउंट में पैसे डाल देता है, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसमें दोषी भी होंगे, निर्दोष भी होंगे। मुझे क्या मालूम मेरे अकाउंट में किसने पैसे डाल दिए। पुलिस जब जांच करती है तो मुझे भी एक्यूज्ड बना देती है, मुझे उठाकर जेल के सलाखों के पीछे ठोक देती है। तो जो नेचर ऑफ क्राइम है, जो नंबर ऑफ क्राइम है, दोनों बढ़ रहे हैं। ऊपर से यह पेंडेंसी 50% 138 का, या अर्थात दिल्ली की अदालतों में जितने भी क्रिमिनल केस हैं उनको एक तरफ छोड़ दीजिए, उसमें से आधे से ज्यादा सिर्फ चेक बाउंस के। मुंबई का हाल और बुरा है, वहां इसकी संख्या 11 लाख है। कोलकाता भी 2,65,000 के आसपास है। और नेशन वाइड अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो 40 लाख से ज्यादा केसेस कोर्ट में 138 के पेंडिंग हैं। अब इस डाटा को जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो वह भी हक्का बक्का हो। उसने आनन फानन में कुछ तय किया और कंप्रिहेंसिव डायरेक्शन इस केस में, इस जजमेंट में संजीव बारी में जारी कर दिया। उसने सारे हाई कोर्ट को कहा कि 1 नवंबर 2025 से पहले देश के पूरे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस गाइडलाइंस को जारी करिए, इंप्लीमेंट करिए। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली कोर्ट्स का महाभारत, जिसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा महसूस कर रहा है। वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अब पहले हम समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन पेंडेंसी को खत्म करने के लिए क्या क्या डायरेक्शंस दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समन का नया तरीका इजाद करो। समन के अभाव में केसेस आगे नहीं बढ़ते हैं और आप व्हाट्सएप, ईमेल, सबका सहारा लो। सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल के और स्पीड पोस्ट के बल पे मत बैठो। उसने यहां तक कहा कि अगर व्हाट्सएप और ईमेल से काम नहीं चल रहा है तो जो कंप्लेनेंट है वह खुद जाकर समन्स एक्यूज्ड को सर्व करे। डायरेक्टिव नंबर 2 जो दी, इस पे हमारा पहले से भी एक वीडियो है, आप देखिएगा जरूर। वो कहा QR कोड से पेमेंट लो। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में QR कोड और UPI लिंक लगाया गया। एक्यूज सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है चेक के अमाउंट का। जल्दी सेटलमेंट एंड जल्दी कंपाउंडिंग। हां, कोर्ट ने यह भी कहा, फॉर्मेट भी चेंज किया 138 केस के पिटीशन का। कहा कि अब 138 के केस में एक स्ट्रक्चर सिनेप्सिस होना चाहिए, जहां सारी बात, सारी डिटेल्स बहुत क्लियर तरीके से लिखी जाएगी। प्री कॉग्निजेंस समन का प्रोसेस खत्म कर दिया। पहले मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले समन इशू करता था, अब वो स्टेप्स को कट कर दिया गया ताकि फैसले की तरफ जल्द से जल्द बढ़ा जा सके। डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिए जाएंगे और केस प्रोसीड होगा। डायरेक्टिव नंबर 5, फिजिकल हियरिंग मैंडेटरी कर दी गई। डिजिटल कोर्ट में सिर्फ प्री समन स्टेज तक सुनवाई होगी, उसके बाद फिजिकल में आना दोनों पार्टी को जरूरी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिजिकल कोर्ट रूम डायरेक्ट इंटरेक्शन को इनकरेज करते हैं और उससे सेटलमेंट में मदद मिल सकती है। डायरेक्टिव नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, डैशबोर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हर डिस्ट्रिक्ट जज को डैशबोर्ड मेंटेन करना होगा, जिसमें यह दिखाना होगा कितने केस पेंडिंग है, कितने डिस्पोज हुए, सेटलमेंट रेट क्या है, सब कुछ ट्रैक करेगा सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टिव नंबर 7, मंथली कमिटी मीटिंग में इन पेंडेंसी को रिव्यू किया जाएगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, चीफ जस्टिस स्वयं इसकी अध्यक्षता करेंगे। हर महीने कमिटी मीटिंग होगी, वो मॉनिटर करेंगे कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। डायरेक्टिव नंबर 8, इवनिंग कोर्ट्स की व्यवस्था की गई। कोर्ट अब 5 बजे से लेकर 7 बजे रात तक बैठेंगे और इवनिंग कोर्ट में पिक्यूनियरी लिमिट्स
जो पहले सिर्फ 25,000 तक के केसेस लगते थे उसको भी बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो लिमिट है ये बहुत कम है, इसे बढ़ाओ, और इवनिंग में सिटिंग भी बढ़ा दी। अब शाम 5 बजे से 7 बजे तक जजेस के साथ साथ स्टाफ भी काम कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत का अंदाज तो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से बाहर निकलकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गलियारों में धक्के खाने के बाद ही मिलता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैजिस्ट्रेट परेशान है, अपने सर के बाल नोच रहे हैं, स्टाफ परेशान है। इमेजिन कीजिए, आप एक मैजिस्ट्रेट हैं, आपके पास पहले से रूटीन क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर, रेप, रॉबरी, असॉल्ट, और फिर सिविल केसेस, बेल एप्लीकेशन है, अर्जेंट मैटर्स हैं, और अब अचानक आपको बोला जाता है कि ये 6.5 लाख बाउंस केसेस को भी निपटाओ, एंड दैट टू जल्दी। 1 नवंबर से इंप्लीमेंट करो नए गाइडलाइंस, डैशबोर्ड मेंटेन करो, इवनिंग कोर्ट्स में बैठो, फिजिकल हियरिंग करो, मंथली टारगेट्स अचीव करो, कमिटी मीटिंग्स में रिपोर्ट करो। अब बताइए, मैजिस्ट्रेट भी इंसान है, वो कितना प्रेशर लेगा? कोर्ट स्टाफ की अलग परेशानी है, रीडर्स, स्टेनोग्राफर्स, क्लर्क्स, उन पर भी अचानक डबल वर्कलोड आ गया। इवनिंग सिटिंग में बैठना पड़ रहा है, न्यू डिजिटल सिस्टम सीखने पड़ रहे हैं, QR कोड सेटअप करने हैं, डैशबोर्ड अपडेट करना है, और यह सब करते करते उनकी अपनी फैमिली लाइफ, हेल्थ, कहीं ना कहीं सब सफर कर रहे हैं। और जिसके लिए यह सब किया जा रहा है उसको भी राहत नहीं मिल रही है, उसके लिए नई मुसीबत पैदा हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस पूरे चक्रव्यूह में घुन की तरह पिस रहा है वो कॉमन लिटिगेंट्स है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका कोई सीरियस क्रिमिनल केस है, मर्डर का, रेप का, किडनैपिंग का, और आपको बेल चाहिए, तो अब आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट पहले से अटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, ओवरबिल्ड हो गए हैं सेक्शन 138 केसेस से। एक तरफ है चेक बाउंस केसेस, जी हां, जो सिविल डिस्प्यूट्स है, लेकिन उसको क्रिमिनल बना दिया गया है, विच इज रैप्ड इन क्रिमिनल क्लोथिंग्स। और दूसरी तरफ असली सीरियस क्रिमिनल मैटर्स है, जहां किसी की जान का सवाल है, जहां किसी की माल का सवाल है, किसी की आजादी का सवाल। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह प्रायोरिटी, क्या यह प्राथमिकता सही है? लॉयर्स इस पूरे प्रोसेस में कहां खड़ा है? वकील बेचारा क्या कह रहा है? उनकी किस तरह की दिखती हैं उनकी प्रॉब्लम्स, कहां तक बढ़ गई हैं? फिजिकल हियरिंग मैंडेटरी हो गई हैं, मतलब उनको रोज कोर्ट जाना जरूरी है। इवनिंग सिटिंग बढ़ गई है, मतलब दिन के बाद शाम में भी काम करना है। मल्टीपल केसेस एक साथ हैंडल करने पड़ रहे हैं, उसके कारण दूसरी परेशानियां हैं, और क्लाइंट को एक्सप्लेन करना भारी पड़ रहा है कि देरी क्यों हो रही है। अब सारी स्थिति आपके अदालत में रखने के बाद जनता, मैं आपसे कुछ असहज सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शायद कोई दूसरा वकील सार्वजनिक तौर पर आकर सार्वजनिक मंच से आज आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन यह सवाल है, पूछना तो पड़ेगा किसी को, पूछे भी जाने चाहिए। तो सवाल नंबर 1, कि कहां तक उचित है 138 को क्रिमिनल ऑफेंस बनाए रखना? देखिए, मैं समझता हूं इसके पीछे की मंशा, चेक की क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, लेकिन
क्या हर चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है सेक्शन 138 प्रोसीडिंग्स इज ए सिविल सीप इन ए क्रिमिनल वुल्फ्स क्लॉथिंग, यानी एसेंशियली यह एक सिविल डिस्प्यूट है, तो फिर क्यों नहीं इसे पूरी तरह सिविल बना दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट जो यह दिशा निर्देश जारी कर रहा है और वह खुद ही मानता है कि यह सिविल डिस्प्यूट है, तो इसे सिविल डिस्प्यूट क्यों नहीं बना दिया जाता? मैं एडवोकेट हूं, मुझे पता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का डर ही पेमेंट करवाता है, लेकिन क्या 40 लाख केसेस की कीमत पर क्या बैंक्स और बिग कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है? देखिए सच क्या है। एक बड़ी कंपनी या बैंक, उसके पास 1000 चेक हैं जो बाउंस हुए पड़े हैं, वो फाइल कर देती है 1000 क्रिमिनल कंप्लेंट। सेक्शन 142 सब सेक्शन 2NI एक्ट कहता है कंप्लेन वहां फाइल हो सकती है जहां बैंक की ब्रांच है। मतलब एक मुंबई की कंपनी दिल्ली में कंप्लेन फाइल कर सकती है और एक्यूज्ड को दिल्ली आना पड़ेगा। मल्टीपल हियरिंग्स, मल्टीपल ट्रिप्स, हैरेसमेंट। और दूसरी तरफ एक छोटा बिजनेसमैन है, एक कॉमन मैन है जिसका कोई जेन्युइन सीरियस क्रिमिनल केस है, परिणाम उसके बिल की सुनवाई में देरी हो रही है इन चेक बाउंस केसेस की वजह से। क्या यह न्याय है? क्या यह न्यायोचित है? डिजिटल कोर्ट्स के पावर घटाने, क्या यह सही था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिजिकल हियरिंग से सेटलमेंट होगा, ठीक है, लेकिन कोविड के दरमियान तो सब कुछ वर्चुअल हुआ था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत कुछ हो सकता है और फिर से फिजिकल हियरिंग मैंडेटरी कर दी गई। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? Isn't this a step backward? जजेस पर इतना प्रेशर डालना, क्या जस्टिस कंप्रोमाइज नहीं हो रही है? यह सबसे गंभीर सवाल है। अब एक जज के ऊपर जब यह टारगेट होगा कि उसको केसेस डिस्पोज करने हैं, उसकी मंथली रिव्यू मीटिंग में सवाल पूछे जाएंगे, उसके डैशबोर्ड से उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक की जाएगी, तो क्या उसके डिसीजन पर प्रेशर नहीं आएगा? मैं यह नहीं कह रहा कि इसके कारण जज गलत फैसले ले रहे हैं या वो गलत फैसले लेंगे, लेकिन यह सवाल तो लाजिम है। क्या क्वालिटी ऑफ जस्टिस सैक्रिफाइस होगी क्वांटिटी के लिए? इस पूरे माहौल में अब आपको क्या करना चाहिए? आपकी क्या भूमिका है? क्या आपका सेक्शन 138 का केस है? जितना जल्दी हो सके इसको सेटल कर लो। अब QR कोड की फैसिलिटीज है, ऑनलाइन पेमेंट करके कंपाउंड करा सकते हो। लिटिगेशन लंबा खींचेगा, परेशानी ज्यादा होगी। फिजिकल हियरिंग में जाने के लिए तैयार रहिए, एग्जेम्पशंस अब आसानी से नहीं मिलेगी। सिनॉप्सिस प्रॉपरली फाइल कीजिए अपने केसेस में कंप्लेंट के साथ। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो रिजेक्शन हो सकता है। और अगर हाँ आपको बेल या अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो दिल्ली की मौजूदा हालत को समझते हुए एक्सपीरियंस्ड लॉयर हायर करें। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें टाइमलाइन के बारे में, देरी हो सकती है, मानसिक रूप से तैयार रहें। एडवांस में एप्लीकेशन फाइल करें, लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ें। इवनिंग कोर्ट का ऑप्शन एक्सप्लोर करें अगर आपके केस में एप्लीकेबल है। अगर आप लॉयर्स हैं तो अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें करंट सिचुएशन के बारे में। न्यू गाइडलाइंस को थॉरोली पढ़ लें। डिजिटल और फिजिकल दोनों के लिए वकील साहब तैयार रहें। सेटलमेंट को प्रमोट करें जहां तक संभव हो, और सबके लिए इंपॉर्टेंट है
देश की जुडिशियल सिस्टम को समझें, बजाय कि हर वक्त ब्लेम करने के। क्रिटिसाइज करें जहां जरूरी हो, लेकिन साथ में रिस्पेक्ट भी करें। जज और कोर्ट स्टाफ भी इंसान हैं, उन पर भी प्रेशर है। ऐसे वीडियो देखें, शेयर करें, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। चलते चलते मेरा मानना है कि सेक्शन 138 को जितना जल्द हो डिक्रिमिनलाइज करें, या कम से कम बहुत सीरियस रिफॉर्म होना चाहिए। 40 लाख जुडिशियल केसेस 138 के पूरे सिस्टम को क्रिपल कर रहे हैं, सीरियस क्रिमिनल मैटर सफर कर रहे हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान।